नमस्कार। राजस्थान में पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन कुछ कमज़ोर रहा और 25 लोकसभा सीटों में से 11 सीटें बीजेपी के हाथ से फिसल गई और आने वाले समय में इन 11 सीटों से संबंधित 5 विधानसभा क्षेत्रों में और सलुम्बर जिसके विधायक अमृतलाल मीणा जी थे, उनका आकस्मिक निधन हो गया, उसकी वजह से एक सीट सलुम्बर, यानी आने वाले समय में 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। इन सबको देखते हुए सत्ता और संगठन का तालमेल अच्छा हो, दोनों मिलजुल करके काम करें और ख़ास तौर पे तब जबकि बीजेपी अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, इनमें से कोई भी सीट अब वो फिसलने नहीं देना चाहती है। तो ऐसे में यह आवश्यकता है कि सत्ता और संगठन के बीच में बेहतर तालमेल हो। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने राजस्थान में अपने प्रदेशाध्यक्ष का चेहरा बदल दिया है और प्रदेशाध्यक्ष के रूप में सुमेरपुर पाली के 2 बार के विधायक और वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा सांसद अनुभवी नेता श्री मदन राठौड़ को नियुक्त किया है। आज कीनोट कार्यक्रम में श्री मदन राठौड़ हमारे साथ हैं। राठौड़ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। मदन राठौड़ जी का टिकट क्यों कटा? मदन राठौड़ जी ने क्यों बागी तेवर अपनाए? क्यों फिर उन्होंने पर्चा वापस ले लिया? कैसे वो राज्यसभा के सदस्य बने? क्यों फिर अब उनको प्रदेशाध्यक्ष की भूमिका में आना पड़ा? इन सब पे तो हम बात करेंगे, लेकिन राठौड़ साहब, मैं पहले चाहूँगा कि हम आपके जो प्रारंभिक जीवन है, कैसे आप राजनीति में आए, किस सोच के साथ आए थे? कहते हैं 1970 के दशक में आपने आरएसएस ज्वाइन किया था, तो कैसे कैसे आपकी राजनीतिक यात्रा रही? ये बात सही है कि बचपन से ही मैं संघ परिवार से जुड़ गया था। तो जहाँ मैं प्राइवेट एक स्कूल में गया था, तो वहाँ जो हमारे शिक्षक थे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। अच्छा। तो उसके कारण से मैं संघ के संपर्क में आया और उसके बाद लगातार जारी रहा। आईटीसी, ओटीसी ये सब करते रहे, पढ़ाई के साथ साथ ये सब चलता रहा। फिर हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय के सरसंघ चालक आदरणीय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर का देहांत हुआ। तो एक ऐसा वातावरण बना था कि इनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ नौजवान अपना कुछ समय दे। एक्टिव राजनीति? हाँ, नहीं, राजनीति नहीं। अच्छा। संघ के लिए दे। ओके। तो मैंने सोचा कि 2 वर्ष मैं भी देता हूँ। मैंने 2 वर्ष के लिए मैं निकला, लेकिन दुर्भाग्य से 25 नवंबर 1975 में इमरजेंसी लग गई देश पर। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लग गया। तो प्रतिबंध लग गया तो फिर आंदोलन चलाना था। तय हुआ कि जेलें भरो, आंदोलन चलाओ। तो उसकी जवाबदारी भी मुझ पर आ गई कि बोले पाली, जालोर, सिरोही इन 3 जिलों में जेल भरवाना है, लोगों को जेलों में भेजना है। तो हमने भी वहाँ पर ये लोगों को तैयार किया, हमारे स्वयंसेवकों को। उन्हें जेलें भरी। ठीक है। फिर जेल में और फिर परिवार को पीछे संभालना, ये मेरे ऊपर दायित्व था। मेरे ऊपर उस समय मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट का एक वारंट भी जारी हो गया था कि इसको गिरफ्तार करो, लेकिन अंडरग्राउंड रह करके हमने आंदोलन चलाया। उस समय एक सरदार के बेस में हमको ये मोदी जी मिले हल्दी घाटी में। एक हमारा कार्यक्रम था। मोदी जी उस समय मिले आप? तो हमको नहीं पता था कि ये कौन है, क्या है। हमको तो लगा कोई हमको मार्गदर्शन, मतलब हम लोग क्या अंडरग्राउंड चलाते थे ना, तो उसमें प्रेरणा देने के लिए आते। ठीक बात है। तो हमारे तो आदर्श हैं, तो हमको नहीं मालूम नरेंद्र भाई मोदी है कि कौन है, ये भी हमको नहीं पता। तो उनका प्रवचन सुना, हमको अच्छा लगा कि राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत उनका जो वो था। तो थोड़ा प्रभावित तो हुए कि आदमी बहुत जोरदार है, लेकिन पता नहीं था कि ये नरेंद्र भाई मोदी है, हमको नहीं मालूम। फिर उसके बाद इमरजेंसी हटी तो हमको फिर कहा गया कि अब वापस आरएसएस से प्रतिबंध हट गया था। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। राजस्थान में भैरव सिंह जी शेखावत बन चुके थे, प्रतिबंध हटा दिया था। तब हमको फिर कहा कि इस संगठन को जो इतने समय तक अंडरग्राउंड रह के चलाया या थोड़ा बहुत अव्यवस्थित हो गया, तो उसको व्यवस्थित करने के लिए आप कुछ समय दो और। तो और देना पड़ा। यूँ करके करीब 7.5 साल तक
मैं प्रचारक जीवन यानी सन्यासी जीवन, बिल्कुल घर बाहर से विरक्ति, पूर्णकालिक प्रचारक 7.5 साल तक रहा। हाँ। फिर चूँकि मेरे बचपन में शादी हो गई थी, हमारे यहाँ बाल विवाह हो जाते हैं, तो वो जवाबदारी पीछे आ गई। तो फिर मुझे गृहस्थ जीवन में लौटना पड़ा, परिवार भी संभाला। फिर वो जब विखंडन हुआ इसका, जनता पार्टी टूट गई, तो फिर तब भारतीय जनता पार्टी बनी। तो उस समय से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। अरे मेरा अपना उद्योग है, उद्योग चलाता हूँ, बाकी बढ़िया। तो आप 2 बार विधायक रहे, एक बार 2003 से 2008 और फिर 2013 से 2018, और दोनों बार आपने कांग्रेस की कद्दावर नेता बीना काक को शिकस्त दी। तो आपका बड़ा अच्छा राजनीतिक करियर था, लेकिन जब भी अगला चुनाव आता था आपका टिकट कट जाता था। और इस बार जब आपका टिकट कटा तो आप बहुत ही असहज हो गए, इतने उद्वेलित हो गए कि आपने सोचा कि मैं बागी होकर के निर्दलीय के रूप में पर्चा भर दूं। तो ऐसा क्या हो गया था, इतना क्या बात हो गई थी कि आपने? देखिए, बागी की मैं कल्पना भी नहीं करता। हाँ। एक छोटी सी फुफकार थी, बाकी कुछ नहीं था। नहीं, पर फिर कहते हैं आपने मोदी जी का फ़ोन आने के बाद पर्चा वापस ले लिया। फ़ोन नहीं आता तब भी लेता। अच्छा। मन में ये केवल वो एक मानव स्वभाव के कारण से थोड़ा सा वो आया था, बाकी नहीं। मैं कभी भी अनुशासनहीनता की कल्पना भी नहीं करता। नहीं, पर ये क्या कम्युनिकेशन गैप रहा? अगर आपको बाद में इतने महत्वपूर्ण पद देने थे तो आपको पहले ही कान में कह देते कि भाई आपका भविष्य ऐसा है, तो आप ऐसा कोई कदम ही ना उठाते। मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। नहीं, पर आपका, जैसे आपने बताया, मोदी जी से आपका बहुत पुराना रिश्ता है, आप स्वजातीय भी हैं, कम्युनिकेशन भी अच्छा है। वो जाति का तो बाद में पता चला मुझे। हाँ। जब एक लेख आया, हाँ। उस लेख में ये था कि वो जाति का लिखा गया था उसमें। हाँ। तब मुझे पता चला कि ये मेरी जाति के हैं। अच्छा। पहले पता नहीं था। तो ऐसा तो नहीं कि आपको राज्यसभा में इसीलिए भेजा कि आपके जो बागी तेवर थे उसको देख के भाई अब इनको राजी करो? नहीं नहीं, राजी करने के तो क्या है, हमारे नहीं करते तो क्या, मैं 9 की 13 कर लेता। नहीं, मतलब आपने इस अपेक्षा से इस काम को, मतलब पर्चा वापस लिया, या मोदी जी के मान सम्मान में पर्चा वापस ले लिया? देखिए साहब, मैंने आपसे निवेदन किया कि मैं कभी ये सोचता नहीं, लेकिन जब सीधा एक टेलीफोन आया, एक लाइन की बात थी, मदन राठौड़ जाकर विड्रॉ करो। मदन राठौड़, मैंने बोला प्रणाम साहब, जाकर विड्रॉ करो। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बात टेलीफोन काट दिया। तो उनको भी पूरा विश्वास था कि मैंने कह दिया कि बात ख़त्म। और इधर मैं तो वैसे ही करने ही वाला था, तो कोई बात नहीं थी। फिर ये मंत्री जी आए चार्टर प्लेन लेके, वो गजेंद्र सिंह जी आ गए। वो भले नहीं आते तब भी मैं करता, वो आए और फिर मुझे ले जाकर उस वक्त मन सम्मान देने के लिए था, केवल एक बार असहजता आ गई थी कि यार भरना है। अच्छा, एक ये बात आती है बार बार, आपके नाम को लेके एक चुटकी ली जाती है। आप तो इतने सरल स्वभाव के हो, इतने सौम्य हो, इतने आम जनता से आपका जुड़ाव है, बहुत साधारण व्यक्तित्व है, फिर भी एक बार एक ज़माने में कहते हैं गुरु गोलवलकर जी ने आपके नाम की व्याख्या करी, संधि विच्छेद करके कहा मद न, आ गई तो क्या मद न, तो जिसको कोई घमंड नहीं हो वो व्यक्ति। अभी जब आपकी ताजपोशी हो रही थी तो वसुंधरा जी ने फिर छेड़ दिया पद मद कद। तो आपके नाम के साथ ये क्यों जुड़ा रहता है, ऐसा क्या है? ठीक है ना, मद ना। वैसे क्या हुआ, मैं OTC में फर्स्ट आया था। अच्छा। 1968 में। तो मैंने यूँ परम पूज्य गुरु जी को बता दिया, तो उन्होंने तुरंत कहा कि खड़े हो। अच्छा। नाम बोलो। मैंने मदन बोला तो कि मद ना। हाँ। तो तब से ये चल पड़ा। मैंने भी तय कर लिया कि अपने घमंड नहीं करना। हाँ। किसी चीज़ का मद नहीं होना चाहिए। सही है, सही है। ये तो पद तो आते रहते हैं जाते रहते हैं। हाँ। व्यवहार कुशलता रहनी चाहिए। हाँ। तो चलो, आपके व्यक्तित्व की बात होगी। अब जो पद आपने संभाला है प्रदेशाध्यक्ष का, बहुत ही जिम्मेदारी का पद है। तो जब ये लोकसभा चुनाव हो रहे थे और चुनाव के मतदान हो चुका था, रिजल्ट अभी नहीं आया था, तो लोग बात करते थे, मीडिया में भी बात करते हैं, आम जनता बात करते थे, तो कहते थे 5-7 सीट का नुकसान हो सकता है या 5-7 सीट खतरे में है। लेकिन एक साथ 11 सीट राजस्थान में लूज़ कर जाएंगे, ये उम्मीद किसी को नहीं थी। तो अब आपने पद संभाल लिया, तो क्या आपने समीक्षा पूरी कर ली है, किन वजहों से ऐसी दिक्कत आई,
और आगे भविष्य में दिक्कत नहीं आए, ख़ास तौर पे जो उपचुनाव होने वाले हैं 6 सीटों पे, उनमें आपका अच्छा प्रदर्शन रहे, तो आपने इस बारे में कुछ कोई कार्य योजना बनाई है या कुछ? ये पहले तो हम समीक्षा करते हैं कि हमारी ये ऐसी स्थिति क्यों बनी, तो उसमें भी कई विषय सामने आए। मोटा मोटी ये है कि एक तो दुष्प्रचार बहुत हुआ हमारे खिलाफ, ये संविधान को बदल देंगे, ये 400 पार का नारा इसीलिए लगा रहे हैं कि ये संविधान को बदल देंगे, आरक्षण को समाप्त कर देंगे। फिर जातिगत द्वेष फैला दिया, इतना जातियों को तोड़ा, और एक तुष्टीकरण पराकाष्ठा पर था। देखिए कई फतवे जारी हुए, ये सब कुछ कारण ऐसे रहे ना कि जिसके कारण से जनता में थोड़ा एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन अब हम समझ गए उस बात को कि अब जनता भी समझ गई कि जब सरकार तो बन ही गई, राजस्थान में भी बन गई, दिल्ली केंद्र में भी बन गई, लेकिन संविधान को माथे पे लगाया, संविधान को प्रणाम किया, फिर जो सरकार हाथ में ली, सरकार चलाई, कोई छेड़खानी नहीं की, कोई आरक्षण के साथ छेड़खानी नहीं की, सब समाज को साथ में लेके सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव लेकर के चल रहे हैं। 140 करोड़ भारतीयों के विकास की, उनके आर्थिक समृद्धि की कल्पना करके जो नेता चल रहा है, तो जनता को विश्वास है कि वो कोई समाज को तोड़ने वाला नहीं है। फिर सारी स्थितियां, परिस्थितियों का आकलन करके सब जनता समझ चुकी है। फिर हमारा जो बजट आया, देखिए बेमिसाल बजट दिया। राजस्थान की भजन लाल जी की सरकार ने भी बहुत अच्छा बजट दिया। केंद्र की नरेंद्र भाई मोदी जी की जो तीसरी बार सरकार बनी है, उन्होंने भी बहुत अच्छा बजट दिया। किसी भी प्रकार का जनता पर भार नहीं डाला और विकास के लिए दरवाजे खोल दिए खजाने के। तो ये सब स्थितियां हैं, तो जनता विश्वास कर चुकी है कि यही व्यक्ति है जो देश का मान दुनिया में बढ़ा सकता है। जाति वाली जो बात कर रहे थे, माफ़ कीजिएगा, लेकिन जब आपकी प्रदेशाध्यक्ष पर नियुक्ति हुई तो 2 बातें आ रही थी। एक तो ये कि जो पहले प्रदेशाध्यक्ष थे जोशी जी, वो इस पद से मुक्त होना चाहते थे, और दूसरा ये बात बड़ी मुखरता से आती थी कि आपको इसलिए प्रदेशाध्यक्ष लाए हैं कि राजस्थान में मूल ओबीसी को संतुष्ट करना चाहते हैं या एक मैसेज देना चाहते हैं। तो जातिगत आधार पे जातिगत समीकरणों को ठीक करने के लिए, जातिगत संतुलन ठीक करने के लिए आपको प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये सही है, या आप इतने लंबे समय से काम करते रहे संगठन का, पाली में आप 4 बार जिलाध्यक्ष रहे, उसका पुरस्कार मिला है, क्या ज़्यादा सही है? ये तो क्या एक्चुअली उन लोगों ने क्या सोचा ये तो वो जाने। मैं जो सोचता हूँ वो ये सोचता हूँ कि सीपी जोशी जी ने बहुत अच्छे काम किए। पहले भी जितने भी हमारे अध्यक्ष रहे, उन सब ने पार्टी को मजबूती देने के लिए अपनी पूरी जान झोंकी है, बहुत मेहनत करी है। लेकिन स्थितियाँ बदलती रहती है, पद कोई ना कोई बदलते रहते हैं, कब क्या किस व्यक्ति को किस मोर्चे पे भेजा जाए ये वो निर्णय करते हैं। मैं जो सोचता हूँ वो मैं ये सोचता हूँ कि उनको लगा कि यह व्यक्ति थोड़ा समय निकाल सकता है, तो मुझे यहाँ भेज दिया। राज्यसभा में और लोकसभा में थोड़ा फ़र्क होता है। लोकसभा में जो सांसद है उसको अपने क्षेत्र के विकास के लिए, केवल जो क्षेत्र है वहाँ जनता की समस्याएं सुनना समझना पूरा टाइम भी देना पड़ता है। राज्यसभा के लिए थोड़ा, हालांकि काम तो बहुत है, लेकिन उनके दिमाग में कोई आया होगा कि थोड़ा समय निकाल सकता है, तो मुझे काम दे दिया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको कोई और काम मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एक ये जब लोकसभा के परिणामों की समीक्षा करते हैं तो एक बात ये भी काफ़ी प्रमुखता से आती है कि कार्यकर्ता बहुत कॉन्फिडेंट थे कि मोदी जी के नाम पे वोट आ जाएगा, तो वो बाहर नहीं निकले, उन्होंने उतना प्रयास नहीं किया जितना उनसे अपेक्षा थी। अब आगे फिर ये 6 उपचुनाव आ रहे हैं, तो आप कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने या उनको कोई नया जोश भरने या ऐसा कोई काम कर रहे हो जिससे आगे ऐसी कोई बात नहीं हो? ये आपने एक प्रैक्टिकल सवाल किया है। सच्ची बात ये है कि जब हम सत्ता में होते हैं तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है आदमी, थोड़ा सा ईजी हो जाता है कि ठीक है सब कर ही रहे हैं ना, तो मैं भी कर रहा हूँ तो ठीक है। और जब लगता है कि अब जो दुनिया देश काल की परिस्थितियाँ सोचते हैं, अड़ोस पड़ोस की सोचते हैं, तो व्यक्ति के मन में एक आता है कि नहीं, हमको
तैयार रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, एक्टिव रहेगा। ये तो इनका कोई प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं या कोई और? बिल्कुल कर रहे हैं, हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल जागरूक है। अभी देखिए जैसे हमने अभी आज जो ये तिरंगा यात्रा निकाली, ये एक राष्ट्रभक्ति का एक वातावरण तैयार करने के लिए, प्रत्येक नागरिक में एक जज्बा पैदा हो, उसके लिए ये आयोजन रखा है। तो मतलब घर घर तिरंगा लगाने का उसके पीछे हेतु भी यही है कि प्रत्येक व्यक्ति में इस प्रकार की भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना ये होना चाहिए। तो ये कार्यक्रम ही है इसमें। पर कार्यकर्ता को एक मोटिवेशन चाहिए होता है ना। तो इस सरकार में, माफ़ कीजिएगा, कि इस सरकार में ना तो कार्यकर्ताओं की सिफारिशों पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ना उनको कुछ और हो रहा है। तो उनको क्या ऐसा फील होगा कि हम सत्ता में आ गए हैं और ये हमारी सत्ता है, हमारा ध्यान रखा जा रहा है, तो हम आगे बढ़ बढ़ के काम करें? ऐसा कुछ भी कर रहे हैं क्या? देखिए ट्रांसफ़र्स वगैरह ये कोई हमारा काम नहीं है। ये तो सरकार सोचे, सरकार में ज़रूरत लगे कि किसको कहाँ लगाना है, कैसा कौन व्यक्ति कहाँ काम कर सकता है वो करे। हमारा कार्यकर्ता भी ट्रांसफ़र में ज़्यादा नहीं करता। हमारा कार्यकर्ता है कि उस कर्मचारी में काम करने की भावना पैदा होना चाहिए। वो कर्मचारी काम करे, जिस निमित्त उसकी ड्यूटी लगाई गई है वो अपनी ड्यूटी के प्रति जवाबदेह बने, ये भाव हमारा सबका होता है। मैं आपसे बताऊं, मैंने कभी भी मेरे इलाके में मैंने ट्रांसफ़र पॉलिटिक्स की नहीं, कभी नहीं की। मैं जब चुनाव मेरा रिजल्ट हो रहा था, मतलब काउंटिंग चल रही थी, तो मेरे सामने एसडीएम बैठे थे। तो मैं थोड़ा पहला चुनाव 2003 का, मैं पिछड़ता रहा और उनको लगा कि अब 2 राउंड बाकी है। तो उन्होंने बीना जी को फ़ोन किया, मैं टेबल पे सामने बैठा हूँ, मेरे सामने कहा मैडम आप आइए ना, आप जीत रही हैं। मैं सुन रहा हूँ, सामने बैठा हूँ, अच्छा। मुस्कुरा रहा हूँ। मुझे नहीं पता परिणाम क्या होगा। मैं जब जीत गया तो उन्होंने सीधा मुझसे पूछा कि क्या आप मुझे हटाओगे कि रखोगे? मैंने कहा मैं रखूँगा। मैं कि क्यों? मैंने कहा आपका डंडा होता है, उसमें झंडा हमारा होता है, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या बात, आप बहुत बढ़िया। और रखा मैंने 2.5 साल, बहुत अच्छा, 2.5 साल रखा, नहीं हटाया मैंने। क्या फ़र्क पड़ता है? आदमी वही है, काम लेना है, हमको लेना है। आज बीना जी है तो बीना जी के लिए काम कर रहा है, सही। हम हैं तो हम सरकार के लिए काम करवाएंगे, करेगा वो व्यक्ति, किया, अच्छा काम किया। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आप बूथ, मंडल, मोर्चा, ये सारी जगह पे पुनर्गठन कर रहे हैं, और अभी जो आपका युवा मोर्चा है या महिला मोर्चा, इतने महत्वपूर्ण मोर्चे होते हैं, ये थोड़ा उतने एक्टिव नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस बारे में कुछ आप कर रहे हो खास? मैं सोचता हूँ कि है, एक्टिव है, काम कर रहे हैं। थोड़ा और गति देना है उनको, कार्यक्रम देना है, उनसे काम लेना है, ये सब तो काम प्रक्रिया का हिस्सा है हमारा, ये सब चलेगा। तो ये चलता रहेगा। तो आगे जो उपचुनाव आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए कोई खास स्ट्रेटजी आप बना रहे हो? हम बना रहे हैं। अच्छा। हम क्या है कि राजस्थान की हमारी सरकार ने जो योजनाएं दी है, जो कार्य मतलब घोषणाएं की है वो, और केंद्र सरकार ने जो दी है वो हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से आम नागरिक तक पहुंचाएंगे। और हम बाकी जो भ्रम पैदा किए गए थे पहले, उस भ्रम को हम मिटाएंगे कि देखिए वो नेता जिसने दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है, वो आप सबका आर्थिक आधार मजबूत करना चाहता है, क्षेत्र में विकास करना चाहता है। चाहे कई योजनाएं हैं, मैं बता सकता हूँ, वो योजनाएं हम जब जनता ज़्यादा ज़रूरी वास्तव में ये कि आपके हर कार्यकर्ता को सरकार की हर योजना की जानकारी हो। बिल्कुल। पहले एक टाइम था, हम देखा करते थे कि जो सरकार की योजनाएं होती थी तो आपके कार्यकर्ता उसको पहले सीखते समझते थे, और फिर उसका जो पात्र व्यक्ति है उसको साथ लेकर के जाते थे। चाहे हॉस्पिटल जाना है, चाहे राशन की दुकान पे राशन दिलाना है, चाहे कोई और काम करना है, तो उसके साथ जाते थे। पीछे कुछ ये इस तरह की चीज़ नहीं दिखाई पड़ रही है। अब क्या है कि मतलब थोड़ी जागरूकता तो बढ़ी है, जनता में भी बढ़ी है। उसको पता चलना चाहिए कि मैं लाभान्वित हो सकता हूँ, मैं अपने कुटीर उद्योग स्थापित कर सकता हूँ, मैं अपने रोज़गार खुद पैदा कर सकता हूँ। जब उसको ये बताया जाएगा कि मुद्रा योजना ये है, आपके कुटीर उद्योग किस प्रकार से स्थापित किए जा सकते हैं, आपका खेती के काम में किस प्रकार से आगे बढ़ा जा सकता है, कर्मचारियों को किस प्रकार से
और आगे सरकार से लाभ मिल सकता है। ये सब बातें जब हम बताएंगे ना, क्योंकि होता क्या है, सरकार जो अपनी योजनाएं लाती है वो अपना तरीके से प्रचार प्रसार करती है, वो अपने अखबारों में विज्ञापन देगी, वो कोई पैम्फलेट छपाएंगे, उसको बंटवा देंगे, लेकिन जो वास्तविक लाभार्थी होता है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, उस बेचारे को अपनी दिन भर की दिहाड़ी से ही फुर्सत नहीं मिलती है, तो वो ना तो इन प्रचार प्रसार को देख पाता है, ना अप्रिशिएट कर पाता है। तो उस तक तो जब तक कोई व्यक्ति जाके उसको सूचित नहीं करेगा या उसको साथ लेके नहीं जाएगा, तब तक उसका असर नहीं आ पाता है। बात सही है, बिल्कुल सही है। सरकारी व्यवस्थाएं है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता जाकर के जब समझाएगा, उन योजनाओं के बारे में विस्तार से बताएगा, तब जनता जागरूक होगी, तब उसका लाभ मिलेगा। अच्छा, ये जो उपचुनावों की बात आ रही है बार बार, और ख़ास तौर पे आपकी कार्यभार संभालने को भी उससे जोड़ के देखा जाता है, तो क्या लगता है कब तक होंगे राजस्थान में ये उपचुनाव, या आपको क्या टाइम सूट कर रहा है? नहीं, हमारे सूट से नहीं होता। ऐसा है, नियम है इसका कि जिस दिन परिणाम घोषित हुआ और उस व्यक्ति ने जो एमपी बना, जैसे ये उपचुनाव हुए ना, तो जो एमएलए थे और एमपी बन गए, एमपी ने जिस दिन इस्तीफा दिया उसके 6 महीने में चुनाव करवाने होते हैं। तो 14 तारीख को लगभग लोगों ने, किसी ने 14 तारीख को दिया जून को, काउंटिंग के बाद में, तो किसी ने 14 तारीख को दिया। तो वो अब क्या है कि लगभग 6 महीने हो रहे हैं, नवंबर में 6 महीने। तो जो ये अभी चुनाव होने वाले जिन राज्यों के, तो उसके प्रथम फेज के साथ ही मैं सोचता हूँ कि हो जाना चाहिए चुनाव। तो मतलब इसमें हमारा सोचने करने से नहीं होता है, ये निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है और वो खुद ही फैसला करते हैं, इसमें हमारा कुछ नहीं। हम तो कयास लगा सकते हैं, आप जैसे लोगों से ज़्यादा जानकारी मिलती है हमको। तो आप अपने संगठनात्मक बदलाव कर रहे हैं जल्दी, या कहते हैं कि आपको कहा गया कि ज़्यादा बदलाव छेड़छाड़ मत करो, पुराने चेहरे ठीक हैं? नहीं, जो काम कर रहा है उसको छेड़ने की ज़रूरत क्या है? दौड़ते घोड़े को आर लगाना नहीं चाहिए, है ना? जो दौड़ रहा है ऑलरेडी, उसको तो ऊपर और हाँ लाड करना चाहिए। तो सब ठीक चल रहा है मतलब अभी? नहीं, जो जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ रिपेयरिंग करेंगे, बाकी तो सब ठीक है, चल रहा है। अच्छा, एक और बात आती है कि मंत्रिमंडल का गठन करना हो, मंत्रिमंडल में फेरबदल करना हो, ये तो मुख्यमंत्री जी का अधिकार मानते हैं, चाहे केंद्रीय नेतृत्व का भी उसमें दखल हो नहीं हो, वो एक अलग बात है। लेकिन जो राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं, बहुत सारे बोर्ड, आयोग, निगम, इसमें लोगों को लगाया जाता है, तो राजनीतिक नियुक्तियों में कहते हैं कि प्रदेशाध्यक्ष का काफ़ी रोल होता है, और कई बार देखते हैं राजनीतिक नियुक्तियां सरकारें ऊहापोह में आखिरी साल में जाके करती हैं, जब उनका 5वां साल चल रहा होता है। तो ये इतिहास में आपने देखा होगा कि तब जाके वो नियुक्तियां होती हैं, तो किसी को फ़ायदा नहीं होता, ना तो जनता को फ़ायदा होता है, ना आपके कार्यकर्ता को फ़ायदा होता है, ना ही किसी और को कोई वो, मतलब अगर फिर वही बात है थोड़ी सी कि उसको अगर वोट में तब्दील करने की कोई बात सोचते हैं तो वो भी नहीं हो पाता है, तो सारे ही असंतुष्ट रहते हैं और वो लेट इतना हो जाता है। आपने ये महसूस किया होगा कि हम सब इन बातों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते, हम ये सोचते हैं, और वैसे दुर्भावना से भी नहीं करते कि चूँकि हमारी सरकार बदल गई इसलिए तुरंत उनको हटा दो, हम ऐसा भी नहीं करते। ठीक है, वो अपना काम ठीक कर रहा है, काम यदि ठीक नहीं कर रहा है तो चेंज करना है। और हमारा कार्यकर्ता कभी भी ये लालायित नहीं रहता कि नहीं हमको कोई पद दो, नहीं तो या कहीं बनाओ, कुछ बनाओ, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं भी कोई नियुक्तियाँ वगैरह होती है तो सामूहिक निर्णय होता है, एक व्यक्ति अकेला नहीं करता, साथ में बैठ के चर्चा होती है, डिस्कस होता है, फिर किस को कहाँ लगाना चाहिए, ये सब नहीं। इसके अलावा मैं वास्तव में प्रशासनिक कामकाज की तरफ इशारा कर रहा हूँ, जैसे हाउसिंग बोर्ड चेयरमैन हो गया, जैसे जेडीए में मेंबर्स हो गए, जैसे और आयोग बोर्ड हैं, कोई किसान बोर्ड है, कोई युवा बोर्ड है, कोई महिला आयोग है, कोई दूसरा है, तो उनमें सरकार बदलने के साथ में शिथिलता आ जाती है। तो अगर नई नियुक्तियां हो जाती हैं तो लोग उसमें काम करने लग जाते हैं, और उसका जिस उद्देश्य के लिए वो बोर्ड या आयोग बना था उसका पर्पस पूरा होता है। हाँ, मुख्यमंत्री जी इस दिशा में काम कर रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में पीछे जन सुनवाई शुरू हुई थी और वो फिर अचानक ही बंद हो गई, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी कार्यालय में जन सुनवाई होनी चाहिए, जहां मंत्री और पदाधिकारी साथ बैठें, जनता की समस्याओं को सुने, क्या ये वापस चालू होगी जन सुनवाई? मतलब ये है कि वहाँ मंत्री बैठे और बैठ करके और सुनवाई करे, इसका विभाग से दिन तय कर लेते हैं, और उस दिन वहाँ पर कार्यकर्ता आता है, आकर के अपनी
मतलब वहाँ लोड कम करने के लिए, और यहाँ आकर के वो दे जाएगा तो सुनवाई का अवसर सीधा मिलता है सामने आमने। तो करना चाहिए, ये तो ठीक है। तो वापस आप शुरू करोगे जन सुनवाई? मैं सोचता हूँ करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से जो ये बात अभी हम पहले भी कर रहे थे कि सरकार की जो भी उपलब्धियां होती हैं या जो योजनाएं होती हैं उसका प्रचार प्रसार करना होता है, तो संगठन का बड़ा मेजर रोल होता है। तो आपका सोशल मीडिया सेल अभी थोड़ा सा यूँ कह सकते हैं कम एक्टिव दिखाई पड़ता है। तो आप नई तकनीक आ गई हैं, नया सब कुछ आ गया, उनको काम में लेकर, और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, तो उसको थोड़ा स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं आप? आपने बताया तो मैं और ज़्यादा करूँगा। मुझे ऐसा लगा कि शायद थोड़ा कमज़ोर लग रहा है मामला। मैं और ज़्यादा ठीक करूँगा। हाँ। अच्छा, और क्या संगठनात्मक सुधार कर रहे हैं? जैसे कहते हैं वॉर रूम होता है आपका, एक घर घर में कैसे वोटर लिस्टों का संधारण होता है, कैसे इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, वो सब है हमारे। और एक ये बात भी आई थी कि आप प्रदेश मुख्यालय का भवन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़मीन ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं। तो ज़मीन हो गई फाइनल? हो गई थी, पहले ही ज़मीन हो गई थी। कहाँ कर दिया? एक जगह वहाँ से अभी वो चल रहा है, मानसरोवर के आसपास कहीं? नहीं, वो उस तरफ अपने उत्तर की तरफ है। अच्छा। और वहाँ वो प्रक्रिया चल रही है वहाँ। अच्छा, आवंटन हो जाएगी? मतलब जल्दी? नहीं, हो गया। अच्छा। और उसमें निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, जल्दी करेंगे। कल कमेटी बनाई हुई है। वो कमेटी ने काम शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा। नींवें खुद ने शुरू हो गई। हाँ, नक्शा वक्शा बन गया सब? बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, एक ही जो अब उपचुनाव आएंगे, फिर वही टिकट वितरण की बात आती है, तो टिकट वितरण में वही केंद्रीय नेतृत्व से ही आ जाएंगी टिकटें, या आपका और मुख्यमंत्री जी का कोई उसमें एक्टिव रोल रहेगा? सब साथ में बैठ के ही करते हैं फैसला। अच्छा, बिल्कुल साथ में बैठ के ही निर्णय करते हैं। आपके फीडबैक के बेसिस पे ही हो? बिल्कुल बिल्कुल। और जो नीचे से फीडबैक आता है। अमृतलाल जी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, निधन हुआ है, तो उनके परिवार से टिकट देंगे या बाहर देखेंगे? ये सब उस समय का है, सामने बैठेंगे सब बैठ करके। जो हमारी कोर कमेटी है वो बैठ करके इस पे विचार मंथन करेगी, और मंथन करने के बाद में जन अपेक्षाओं के अनुरूप हम उम्मीदवार उतारेंगे कि वहाँ जनता क्या चाहती है, किस प्रकार का चाहिए। तो हम जो जनता जो सोचती है उसका आकलन तो करते ही हैं। अनेक चैनल्स है, सोर्सेज है, उस सोर्सेज से निकाल करके और फिर उम्मीदवार उतारेंगे। अच्छा, तो ये जो अभी भजनलाल सरकार काम कर रही है, इसका टेक ऑफ कैसा है? आप कैसा सोचते हो, कैसा काम कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी तो ज़मीनी आदमी है, वो तो बहुत फील्ड में दौरे करते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, विभागों की समीक्षा बैठकें भी बहुत करते हैं। बाकी सब मंत्री भी उसी पेस पे आ गए, काम हो रहा है लोगों का? देखिए, भजनलाल जी बहुत एक्टिव है, बहुत मेहनती है, और हर काम को जीवटपन से करना चाहते हैं। अब जैसे जो काम उन्होंने किए, चाहे जैसे लटका हुआ पड़ा था, वसुंधरा जी के समय में तय हुआ था ERCP का। हाँ। कांग्रेस ने 5 साल तक कुछ भी नहीं किया। कई बार मीटिंग्स के लिए जल शक्ति मंत्री ने इनको बुलाया, इन्होंने अपना प्रतिनिधि तक नहीं भेजा। लेकिन भजनलाल जी ने आते ही तुरंत वो मध्य प्रदेश के साथ में समझौता हो गया और उस पर आगे बढ़ गए। ऐसे ही अभी WRCP की भी बात चल रही है, तो उस दिशा में भी वो काम कर रहे हैं। हरियाणा के साथ जो हमारा पानी का बंटवारे का इश्यू है उस पर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे अब बिजली की जो समस्या आई सामने, वो समस्या भी क्यों आई थी कि जो प्लांट हमारे थे उसमें कोयले की जगह, कांग्रेस सरकार की बात कर रहा हूँ, उन्होंने लिग्नाइट डाल दिया। अब आप जानते हैं कोयला डालना चाहिए था, लिग्नाइट डाल दिया तो वो प्लांट ठप हो गया, तो उत्पादन ठप हो गया, क्राइसिस हो गया बिजली का। दूसरा, उन्होंने कांग्रेस सरकार ने ऐसा एग्रीमेंट कर दिया कि इस समय हमको बिजली लौटानी है। जिनसे पहले बिजली ली हुई थी उनको इस समय लौटानी है। जबकि पीक पीरियड होता है, जब डिमांड ज़्यादा होती है, उस समय लौटाने का निर्णय करना तो मैं सोचता हूँ बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय नहीं था। लेकिन जो पहले मुख्यमंत्री जी का प्रायोरिटी सेक्टर है। अभी मैं सुन रहा था, वो शाम को कहीं कह रहे थे कि राजस्थान में 23 के 23 प्लांट इस वक्त काम कर रहे हैं, कोई भी प्लांट बंद नहीं है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी इतना तेज गति से काम कर रहे हैं, बाकी मंत्री भी उसी रफ्तार को पकड़ पाए हैं या अभी कसर है? क्योंकि काफ़ी पकड़ रहे हैं। कहीं देखो, हर व्यक्ति की अपने काम करने की एक शैली होती है। यदि कहीं किसी को कमजोरी लगती होगी तो उसको वापस तेज तरार करेंगे।
वो तो होता है, अपना अपना स्टाइल है काम करने का। नहीं, खबरें ये भी चलती रहती हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा या फेरबदल होगा, कुछ मंत्रियों की समीक्षा रिपोर्ट बन रही है, रिपोर्ट कार्ड बन रहा है, और कोई लोग तो ये भी कहते हैं कि आने वाले 18 अगस्त को ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। तो ये इसमें कुछ सच्चाई है? कयास लगाते हैं। ये विवेकाधीन को आप जानते ही हो, मुख्यमंत्री जी का खुद का विवेक पर निर्भर करता है, और इसमें हमारा हस्तक्षेप है ही नहीं। नहीं, पर होने वाला है विस्तार जल्दी? नहीं, ये उनका निर्णय है। आप कमेंट नहीं करेंगे इसे? नहीं, मैं मतलब हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है संगठन को चाक चौबंद करना, मजबूत करना, और जो घोषणाएं हैं हमारी सरकार की वो जनता तक पहुंचाना, और सरकार का सहयोग करना ताकि उसका लाभ जनता को मिल सके। हमारा काम यही है। हमारा काम ये उसमें हस्तक्षेप करना है ही नहीं। आपने राजस्थान में बहुत लंबा काम किया है, बहुत लंबा अनुभव है फील्ड का, तो राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी के बारे में आपका क्या आकलन है? ब्यूरोक्रेसी कैसा काम कर रही है? क्योंकि पिछली सरकार के ज़्यादातर अधिकारी अभी भी वहीं के वहीं काम कर रहे हैं। देखिए, ब्यूरोक्रेसी काम तो करती है, ऐसा नहीं कह सकते कि काम नहीं करती। हमने उसकी 4 कैटेगरी बनाई हुई है। अच्छा। नंबर 1 एफिशिएंट एंड ऑनेस्ट। ये भैरव सिंह जी के टाइम में शुरू हुआ था ये। नंबर 2 एफिशिएंट बट नॉट ऑनेस्ट। नंबर 3 ऑनेस्ट बट नॉट एफिशिएंट। और नंबर 4 नॉट ऑनेस्ट, किसी काम के नहीं मतलब। उसी के हिसाब से हम देते हैं, निर्णय लेते हैं। तो ये तो होता ही है। हर व्यक्ति का अलग अलग है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि सभी व्यक्ति एक दिशा में उसी हिसाब से काम कर सके, ऐसा नहीं है। रुचि होती है अलग अलग। अब रुचि होती है वो होम मिनिस्टर का काम कर सके, और उसको यदि आप खाद्य मंत्री बना दो तो वो थोड़ा काम करने की उसकी थोड़ी शक्ति में कमी आती है। होता है ऐसा, वो तो आकलन। पर इस सरकार ने ये मिथक तोड़ा है कि अफसर सरकार के साथ बदलने चाहिए। अफसरों की कोई दलगत वो नहीं होती है। हम मतलब उसमें कभी ऐसा नहीं सोचते कि वो बदलना ही जरूरी है। हम उससे काम लेना चाहते हैं, क्यों? वो कहीं भी रहेगा, अधिकारी है। हम यहाँ से हटा के यहाँ रख देंगे तो वहाँ ढिलाई करेगा, तो उसमें थोड़ा सा चार्ज हो, काम करे, ये भाव रहता है मन में। और फिर यदि नहीं सुधार पाते तो फिर उसमें ऑपरेशन करते हैं। एक किरोड़ी लाल जी का मुद्दा चल रहा है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ऑफिस छोड़ दिया, गाड़ी छोड़ दी, पर आपदा प्रबंधन का भी जब ज़रूरत पड़ी तो उनसे रहा नहीं गया, वो फिर आपदा प्रबंधन के काम में जुट गए। आपने भी कल कहा कि वो मान जाएंगे और वापस काम शुरू करेंगे, तो आप मना पाए हो उनको या? हाँ, मैंने उनसे बात करी। मैंने उनसे कहा कि आपने नहीं करना चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने वहाँ वादा किया तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी बात भी रख ली और हमारी बात भी रख ली। दोनों ही बातें रख ली। सही। काम कर रहे हैं, काम करेंगे। एक आप बांग्लादेश के मामले पे काफ़ी मुखर हो अभी, मैं सुनता हूँ आप बहुत ही, आपको उत्तेजना हो जाती है, गुस्सा आ जाता है आपको बांग्लादेश के हालात सुन के, देख के। आपको भी आता होगा? नहीं आता है, लेकिन आपका जिस ढंग से मैं देखता हूँ सार्वजनिक रूप से देखते हैं, उस जो पीड़ित पक्ष है उसकी जगह अपने आप को रख के देखते हैं कि उस व्यक्ति ने अपना एक आशियाना तैयार किया, खून पसीना बहा करके उसको अपना सजाया, संवारा, और उस व्यक्ति को घर छोड़ के भागना पड़े, उसके दिल में क्या गुजरती होगी। तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, आपको भी आएगा, हर नागरिक को आएगा। यानी मैं सोचता हूँ कि इतनी अनुशासनहीनता कि वहाँ के सर्वे सर्वा नेतृत्व को भागना पड़े, मतलब अनियंत्रण की स्थिति हो गई। कौन क्या कर रहा है, लूट पाट, मार काट, ये सब कुछ जो कुछ भी हो गया, अराजकता जिसको कह सकते हैं अपन, वो स्थितियाँ वहाँ बन गई। तो ये विकराल दृश्य है। यानी सुप्रीमो को भागना पड़े, सत्ता छोड़नी पड़े, सत्ता पर कौन बैठेगा ये तय नहीं है, बाद में सब ला करके और एक सोचते हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को दिया है तो उम्मीद करते हैं कि वो कुछ संभालेगा, लेकिन इतनी अराजकता होने नहीं देना चाहिए। हो गई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है किसी भी देश के लिए। मैं कोई तो पड़ोसी देश है तो चिंता ज़्यादा होती है, लेकिन कहीं पर भी ऐसी स्थिति
बहुत विकराल है। तालिबान में सुनते थे कि वहाँ ऐसा हुआ है और पड़ोस में हुआ, बड़ा दुख तो होता ही है। और मैं सोचता हूँ हर नागरिक को है। नहीं, फिर कुछ अपन देश अपना कुछ क्या कर रहा है निश्चित रूप से। हमारी डिप्लोमेटिक जो टीम है वो टीम उसमें लगी हुई है। मेरी बात भी हुई है, मैंने भी, आखिर जब मन में व्यथा होती है तो बैठ के बात भी करते हैं, तो कर रही है। निश्चित रूप से संभलेंगे वो भी, और ठीक स्थिति बनना चाहिए, उम्मीद करते हैं। अच्छी बात है। एक आखिरी प्रश्न आपसे मैं करूंगा। अभी राजस्थान वैसे तो सूखा प्रदेश कहते थे, लेकिन इस बार इतनी बारिश हुई कि औसत से 40% ज़्यादा बारिश हो गई। जैसलमेर के सम के टीलों में भी पानी भरा हुआ है और बहुत सारे जगहों पे शहरों में बाढ़ के हालात हैं। कच्ची बस्तियां पानी में डूब रही हैं, निचले इलाके जिनमें पानी भर गया है, गरीब आदमी बहुत परेशान है। तो मुझे कहीं भी ये नहीं देखने में आया कि कोई गरीबों को या कच्ची बस्ती के लोगों को कोई राशन बांट रहे हो सरकार की तरफ से, कोई कपड़े बांट रहे हों, कोई उनको तिरपाल बांट रहे हों, कोई दूध बांट रहे हों या उनका कोई सहायता कर रहे हों। ऐसी कोई चीज़ देखने में नहीं आई। ना तो नगर निगम कहीं का करता दिखा, ना JDA करता दिखा, ना कलेक्टर करता दिखा। तो ये क्या हो रहा है? ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं आया नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं पाली की बात करूँ, बाड़मेर साइड की बात करूँ, जोधपुर की बात करूँ, मुझे पता है ना, वहाँ फूड पैकेट्स वितरण हो रहा है, लोगों को सही ठिकाना वहाँ से उठा करके और नीचे बस्तियों से ऊपर ला करके ठहराया जा रहा है। वहाँ पर खाना बन रहा है, खाना दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, ये व्यवस्थाएं चल रही है हमारी। मैं तो पाली की बात बता रहा हूँ आपको। नहीं, खास तौर पे जयपुर में कहीं देखने में नहीं आया। नहीं, जयपुर में भी हुआ ना, वहाँ देखिए। हाँ, वो चर्चा में नहीं आया, ना कहीं। लेकिन ऐसी स्थिति अभी जयपुर में शायद बनी नहीं है। मतलब जयपुर में कच्ची बस्तियां सब में नीचे की बस्तियों में बनी है। जवाहर वहाँ हमारा कार्यकर्ता भी काम कर रहा है, सरकार भी कर रही है काम, और जहाँ जरूरत होती है वहाँ बिल्कुल अधिकारियों को पूरी छूट दी हुई है कि जहाँ आपको ज़रूरत पड़े तुरंत व्यवस्था करो। कहीं इंतज़ार करना या टेलीफोन से परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। उनके खुद के विवेक से वो निर्णय करे और ये संभाले। जहाँ सूचना मिलती है वहाँ तुरंत टेलीफोन करके हम लोग अफसर तो जा रहे हैं इलाके में। मुख्य सचिव जी ने भी कहा, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, तो अफसर सड़कों पे खड़े हुए तो दिख रहे हैं, पर ऐसा नहीं दिखा, इसलिए मैंने आपसे पूछा। नहीं, जहाँ ज़रूरत होगी ना वहाँ हम तैयार हैं, हमारी जनता भी तैयार है। मतलब जनता भी इंतज़ार नहीं करती। ये तो खास बात तो ये है कि हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वो भी इंतज़ार नहीं करेगी कि हमको कोई ऊपर से निर्देश मिले, तुरंत लग जाता है मदद करने के। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप हमारे यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जिस पद को संभाल रहे हैं, जिस सोच के साथ, जिस अपेक्षा के साथ आपको इस पद पे लगाया गया है, हम शुभकामना देते हैं आप उसमें सफल हों। आगे जो विधानसभा के उपचुनाव आ रहे हैं उनमें भी आप पहले से बेहतर प्रदर्शन कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे भी सहयोग की अपेक्षा करेंगे। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।